नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज की कंपनी है कार्बोरंडम यूनिवर्सल और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें इंद्रजीत साहा साहब से प्राप्त हुआ है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये चेन्नई बेस्ड मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है और इस ग्रुप की एक और कंपनी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हमने पिछले दिनों वीडियो बनाया था। उसमें हमने मुरुगप्पा ग्रुप का इतिहास बताया था। 125 साल पुराना इनका इतिहास है और विश्व के लगभग सभी भागों में इनका व्यापार फैला हुआ है। और ऐसे ही ये जो कार्बोरंडम यूनिवर्सल है ये भी इसका भी व्यापार पूरे विश्व में फैला हुआ है। बहुत सारी इनकी सब्सिडरीज हैं, बहुत सारे इनके जॉइंट वेंचर्स हैं, बहुत सारे इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, बहुत सारे इनके मार्केटिंग ऑफिस हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इनका, या ये कहें बहुत ही विशाल इनका इस कंपनी का नेटवर्क है। तो पहले मुरुगप्पा ग्रुप के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। 78,000 करोड़ के टर्नओवर वाला ये ग्रुप है और इसकी जो लिस्टेड कंपनियां हैं उसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा सीजी पावर, शांति गियर, कोरोमंडल इंटरनेशनल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ईआईडी पेरी, चोला फाइनेंस और चोला इन्वेस्टमेंट जैसी कंपनीज जो हैं वो इनके पोर्टफोलियो में है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अनलिस्टेड हैं। ये प्लांटेशन से लेके हाई टेक इंजीनियरिंग तक हर व्यापार में इन्वॉल्व हैं और जिस भी व्यापार में ये ग्रुप जाता है वहाँ पर ये अपनी छाप छोड़ता है। बहुत ही कम ऐसी कंपनियां हैं जो इनकी लॉस मेकिंग है और इन लोगों को ये पता है कि व्यापार कैसे किया जाता है। और एक खास बात इस ग्रुप में ये है कि देखिए, ये बहुत से ग्रुप जो ऐसे होते हैं जिनमें विवाद हो जाता है, जो एक फैमिली के रूप में रह नहीं पाते। लेकिन आप ये देखिए, 125 साल तक से इन्होंने अपनी जो फैमिली है उसको एक्सटेंड किया है और व्यापार को भी एक्सटेंड किया और मुरुगप्पा ग्रुप जो है वो आज भी मुरुगप्पा ग्रुप ही कहलाता है। इसमें बहुत ज़्यादा बंटवारा नहीं हुआ है। कार्बोरंडम यूनिवर्सल की स्थापना 1954 में हुई और ये जो कंपनी बनी ये तीन कंपनीज के बीच में ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट या त्रिपक्षीय समझौते के द्वारा बनाई गई। और ये तीन कंपनियां थी, कार्बोरंडम कंपनी यूएसए, यूनिवर्सल ग्राइंडिंग व्हील यूके और मुरुगप्पा ग्रुप। तो कार्बोरंडम कंपनी यूएसए का कार्बोरंडम ले लिया और यूनिवर्सल ग्राइंडिंग व्हील यूके का यूनिवर्सल ले लिया, तो वहां से इस कंपनी का नाम कार्बोरंडम यूनिवर्सल पड़ गया। ये जो कंपनी है ये मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी मेटल से रिलेटेड जो या मटेरियल से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो ये सॉल्व करती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू नए नए मटेरियल डेवलप करती है। अब जैसे उदाहरण के लिए कहें कि मान लीजिए कार है। अब कार की एक रिक्वायरमेंट ये जो कार बनाने वाला है ना उसको ऐसा मटेरियल चाहिए, फ्रेम के लिए अलग चाहिए। तो फ्रेम ऐसा होना चाहिए जो हल्का भी हो लेकिन ताकतवर हो, मेटल का हो। ग्लास ऐसा चाहिए, विंडशील्ड का ग्लास या विंडोज का ग्लास इस तरीके से चाहिए जो आसानी से वो टूटे नहीं, और जब वो टूटे तो कांच के टुकड़े बिखर के इधर उधर नहीं जाएं। फिर जो प्लास्टिक के उनके पार्ट हैं वो गर्मी में आसानी से पिघले नहीं। इसके अलावा जो बॉडी के ऊपर, कार की बॉडी के ऊपर कोटिंग है वो इस तरीके हो कि उस पर आसानी से जंग नहीं लगे। और जो ब्रेक पैड है वो इस तरीके से हो कि बार बार ब्रेक लगाने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा घिसे नहीं और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो, ताकि ब्रेकिंग एफिशिएंसी उसमें प्रॉपर हो। तो इस तरह के जो डिफरेंट मटेरियल जो कार में यूज आते हैं, तो उनको और बेटर बनाने के लिए, और सस्ता बनाने के लिए, और हल्का बनाने के लिए, और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, तो इस तरह के मटेरियल के बारे में रिसर्च करने वाली जो कंपनी होती है और उसको फिर वो मटेरियल तैयार करके बाजार में बेचने वाली जो कंपनी होती है उसको मटेरियल साइंस सॉल्यूशन प्रोवाइडर होता है, प्रोवाइडर कहते हैं। ऑपरेशंस के बारे में बात करें तो ये माइंस टू मार्केट कंपनी, यानी कि इसका जो ऑपरेशन है ये कंप्लीटली इंटीग्रेटेड है। इनके पास माइंस भी हैं जहाँ से ये मटेरियल निकालते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके बाद सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग भी ये खुद ही करते हैं। इनके बिजनेस सेगमेंट की मैं बात करूं तो इनके तीन बिजनेस सेगमेंट हैं। उसमें से पहला जो सेगमेंट है वो एब्रेसिव, दूसरा सेगमेंट है सिरेमिक से रिलेटेड और जो तीसरा सेगमेंट है वो है इलेक्ट्रो मिनरल्स का। इसके अलावा इनकी एक बहुत ही छोटी एनर्जी रिलेटेड कंपनी भी है या पावर कंपनी भी है, और उसके अलावा एक छोटा मोटा ये
कुछ एक आईटी कंपनी भी है और इस तरह के छोटे मोटे व्यापार और इनके पास है, लेकिन उनका जो रोल है वो मिनिस्क्यूल है। तो आप ये समझ लें अब्रेसिव, सिरेमिक्स और इलेक्ट्रो मिनरल्स जो हैं ये इनके मेन 3 सेगमेंट हैं। अब देखिए अब्रेसिव्स क्या होते हैं। अब्रेसिव्स जो होता है, यहाँ से अब्रेसिव के जो सेगमेंट है वहाँ से इनका रेवेन्यू 45% आता है। अब ये अब्रेसिव क्या होता है, देखिए अब्रेसिव का सबसे अच्छा जो उदाहरण है ना वो ये है कि जब भी हमारे घर में पेंट होता है तो जो पेंटर होता है वो पहले दीवार को घिसता है, तो जिस चीज़ से वो दीवार को घिस रहा होता है उसको सैंड पेपर या हिंदी में कहें तो रेगमाल बोलते हैं। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है, रेगमाल जो है ये सबसे अच्छा उदाहरण है अब्रेसिव का। इसके अलावा आपने कभी फर्श की घिसाई देखी हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि ग्राइंडिंग एक मशीन आती है, ग्राइंडिंग मशीन, जिससे वो फर्श की घिसाई करते हैं, या किचन की स्लैब वगैरह हुआ, या और इस तरह की जो आपके कोई कारपेंटर आपके यहाँ आया हो तो जब वो उसको फिनिशिंग करना लगता है, जो आपकी लकड़ी को फिनिश करता है तो एक उसको एक सैंड पेपर से घिसता है। तो सैंड पेपर हुआ या ग्राइंडिंग व्हील हुआ, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अब्रेसिव्स कहलाती हैं। अब ये जो बनाते हैं ये बेसिकली 3 तरह के अब्रेसिव बनाते हैं। पहला है बॉन्डेड अब्रेसिव, दूसरा है कोटेड अब्रेसिव और तीसरा है सुपर अब्रेसिव। एक एक करके समझते हैं क्या है। बॉन्डेड अब्रेसिव का मतलब ये है कि ये जो जो दाने होते हैं, यानी किसी अब्रेसिव के जो दाने होते हैं वो उसको ये एक रेजिन से बॉन्ड करके ग्राइंडिंग व्हील टाइप चीज़ बनाते हैं, जो हैंड ग्राइंडर टाइप की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे घिसाई होती है। तो वो वाली जो अब्रेसिव्स होते हैं तो उन चीज़ों को हम बॉन्डेड अब्रेसिव बोलते हैं। जो दूसरा इनका दूसरी तरीके का अब्रेसिव ये जो बनाते हैं वो कोटेड अब्रेसिव बनाते हैं, जैसे मैंने बताया सैंड पेपर वगैरह का जिसको रेगमाल होता है उस तरीके अब्रेसिव ये बनाते हैं। जो तीसरा है वो सुपर अब्रेसिव है। अब देखिए अब ये सुपर अब्रेसिव में क्या होता है कि सुपर अब्रेसिव में जो काटने वाला मटेरियल होता है, यानी जिस चीज़ से आप घिसते हैं वो जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। वो डायमंड का हो सकता है या क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड CBN का हो सकता है। और ये जो चीज़ें हैं, ये डायमंड का या क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड का जो ये जो एब्रेसिव है, इनको सुपर एब्रेसिव इसलिए बोलते हैं कि बहुत ही हार्ड मटेरियल जैसे स्टील की मटेरियल हुआ, या आप ये समझ लें कि जो नए नए मटेरियल डेवलप हो रहे हैं सिरेमिक से टाइप के या ग्लास से रिलेटेड, तो वहाँ पर इनको उस सरफेस को, उस चीज़ की सरफेस को चमकाने के काम आते हैं, तो पॉलिशिंग के काम आते हैं, आप ये समझ लीजिए। तो दूसरा इनका जो सेगमेंट है वो है सिरेमिक से रिलेटेड। अब ये सिरेमिक्स क्या हुआ, देखिए सिरेमिक का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो हमारे जो बाथरूम में टाइल लगी रहती है वो हैं, या किचन में जो टाइल्स हैं वो हैं, इसके अलावा फ्लोर टाइल्स हैं, उसके जो सिंक है वो, ये सारे जो हैं सिरेमिक्स का उदाहरण है। अब ये सिरेमिक्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ होती है ये। तो सिरेमिक्स जो होता है इसमें बहुत हार्ड होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, यानी आप उसके ऊपर एसिड वगैरह कुछ डाल दें तो उसका कोई असर नहीं होता है। और इसके अलावा वो हीट रेजिस्टेंट होता है, यानी कि उसके ऊपर कोई गर्म चीज़ गिर भी जाए, है ना, एक्सट्रीम हीट भी अगर उसको दे दी जाए तो उसको कोई उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये 2 तरह के सिरेमिक्स बनाते हैं। पहला सिरेमिक है इंडस्ट्रियल सिरेमिक्स, तो वहाँ पर ये इंडस्ट्री के काम में आने वाले हीट रेजिस्टेंट सिरेमिक्स बनाते हैं। और जो दूसरा बनाते हैं वो सुपर रिफ्रैक्टरीज बनाते हैं। वे सुपर रिफ्रैक्टरीज का मतलब क्या हुआ, तो आप ये समझ लीजिए इस तरह का मटेरियल जो बहुत ही ज़्यादा हीट और कोरोजन, यानी कि वो एसिड वगैरह से गलता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एसिड भी होते हैं उनसे भी वो मटेरियल गलता नहीं है और हीट में भी वो पिघलता नहीं है। यहाँ से सिरेमिक से इनका जो रेवेन्यू आता है ये लगभग 23 से 24% आता है। तीसरा इनका जो सेगमेंट है वो इलेक्ट्रो मिनरल से रिलेटेड है, वहाँ से इनका लगभग 32 से 33% इलेक्ट्रो मिनरल से रेवेन्यू आता है। और ये इलेक्ट्रो मिनरल्स क्या होते हैं, तो देखिए जो हार्ड पार्टिकल्स किसी चीज़ को घिसने के काम आते हैं। देखिए एक चीज़ तो हुआ कि मैंने उसको बॉन्ड कर दिया और उसको व्हील टाइप की शेप दे दी, लेकिन जब वो एक रॉ शेप में है तो वहां पर उसको इलेक्ट्रो मिनरल्स बोलते हैं। हाई प्योरिटी के, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, हाई प्योरिटी के होते हैं और हीट रेजिस्टेंट होते हैं। तो ऐसे जो इलेक्ट्रो मिनरल्स होते हैं उनमें से एल्यूमिना हुआ, सिलिकॉन कार्बाइड हुआ, जिरकोनिया हुआ। तो जिरकोनिया जो होता है वो डेंटल इम्प्लांट्स में काम आता है। इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रो मिनरल्स होते हैं ये ईवी में, यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में और सेमीकंडक्टर में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। कुछ अन्य बातें करूँ इस कंपनी के बारे में तो 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं और मेजर प्रोड्यूसर हैं इलेक्ट्रो
मिनरल्स के, जिसमें चाइना जो है वो डोमिनेट करता है, लीडिंग प्लेयर है एब्रेसिव्स में, और लार्जेस्ट सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सिलिकॉन कार्बाइड के। सिलिकॉन कार्बाइड एक, जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रो मिनरल है और बहुत ही हार्ड और प्योर मटेरियल है। तो इसके अलावा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेटलाइज सिलेंडर के। अभी मेटलाइज सिलेंडर क्या होता है, तो हमने एक टीसीपीएल पैकेजिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया था, वहां पर भी मैंने आपको ये बताया था कि मेटलाइज सिलेंडर जो होता है वो बेसिकली प्रिंटिंग के काम आता है। तो एक मेटल का या सिरेमिक का या कोई कार्डबोर्ड का एक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर हम मेटल की कोटिंग कर देते हैं और उसके बाद उसके थ्रू प्रिंटिंग की जाती है। तो मेटलाइज सिलेंडर में ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। फिर इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, रशिया में, साउथ अफ्रीका में, जर्मनी में और यूएसए में इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। पूरे विश्व में इनके प्लांट्स और ऑफिसेस हैं। इसके अलावा बहुत से, मतलब आप ये समझ लीजिए, इंजीनियरिंग की कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो इनके उत्पाद उपयोग नहीं लाती, क्योंकि हर जगह आपको इलेक्ट्रो मिनरल, सिरेमिक्स और ये अब्रेसिव्स की रिक्वायरमेंट होती ही होती है किसी मैन्युफैक्चरिंग चीज़, किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते समय। इनकी स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है इनकी, डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू है। चाहे वो सेगमेंट में देख लीजिए, 3 सेगमेंट हैं, अब्रेसिव, सिरेमिक्स और इलेक्ट्रो मिनरल्स। चाहे मैं ज्योग्राफी की बात कर लूँ, पूरे वर्ल्ड में ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, इनकी माइंस हैं, इनके ऑफिसेज हैं, और जो इनके ऑपरेशंस है, जैसे मैंने बताया, इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब किसी और सप्लायर के ऊपर इनको डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं है अपने प्रोडक्ट के लिए। डेट जो है, इस तरह की कंपनी में इनका डेट नेग्लिजिबल है। इनका जो रेवेन्यू आता है वो 46% भारत से आता है, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो इनकी फैसिलिटीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ और ऑफिसेज, वहाँ से इनका रेवेन्यू 54% आता है। इनकी वीकनेस की मैं बात करूँ तो इनके जो ऑपरेशंस हैं रिसेंटली, वो रिसेंट ईयर्स में वो थोड़े से वॉलेटाइल रहे हैं, यानी ऊपर नीचे रहे हैं। अब्रेसिव्स में इनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, और इन्होंने जो अभी रिसेंटली जर्मनी में एक कंपनी एक्वायर की थी वो लॉस मेकिंग है, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन ये रैंप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको उम्मीद है कि धीरे हौले ये जो है कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने में सक्षम होगी। इसके बाद जो सेकंड इनका सेगमेंट है इलेक्ट्रो मिनरल्स, वहाँ पे जो साउथ अफ्रीका में इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसमें लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, यानी कि वो उस प्लांट की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रो मिनरल्स में, जैसे मैंने बताया, चाइना डोमिनेट करता है, तो चाइना से डंपिंग हो रही है, वहां पर भी इनको कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। तीसरा जो है इनका सिरेमिक्स का बिजनेस, ये इनका कंपैरेटिवली काफी ज्यादा स्टेबल बिजनेस है, और इसके कारण ही इनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, क्योंकि जो सिरेमिक्स का बिजनेस है वो लगभग 23-24% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, तो इस कारण से इनका जो ओवरऑल आप रेवेन्यू वगैरह देखो फिर भी थोड़ा बहुत स्टेबलाइज दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि इनके शेयर का प्राइस लगातार गिरता जा रहा है, और जून 2024 में जो प्राइस था और आज का प्राइस है वो आधा हो गया है। तो इसका कारण ये है कि अमेरिका ने इनकी एक कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। उसका कारण ये है कि वो जो कंपनी है वो रशिया में ऑपरेट करती है, और अमेरिका ने जो रशिया यूक्रेन युद्ध है उसके चलते उस कंपनी को सैंक्शन लिस्ट में डाल दिया है, और इसके कारण उस कंपनी को, यानी इनकी जो रशिया की सब्सिडियरी है, उस कंपनी को इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं। अब इसका कारण, इसका मतलब क्या हुआ कि जब यूएस किसी कंपनी को सैंक्शन लिस्ट में डालता है तो वो ये उम्मीद करता है, जो जो कंट्रीज या जो जो कंपनीज या जो जो एंटिटीज फ्रेंडली रहना चाहते हैं के अमेरिका से, तो वो भी उस कंपनी से या उस एंटिटी से व्यापार ना करें या किसी तरीके का संबंध ना रखें। तो इसी कारण से इस जो रशिया में कार्बोरंडम यूनिवर्सल की जो सब्सिडरी है उसको मार्केट नहीं मिल रहा है, और 40% ये जो कंपनी थी वो एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट थी। अब समस्या वाली बात ये है कंपनी के मैनेजमेंट के लिए कि कंपनी के मैनेजमेंट को खुद को ये नहीं पता कि ये सैंक्शन कब हटेंगे और कब इसकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस आएगी। तो वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इस सब्सिडरी की जो रशिया में सेल है जो 60% है उसको और बढ़ाया जाए, लेकिन कितना और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं वो भी एक लिमिटेशन मैनेजमेंट के सामने है। मार्केट कैप की बात करूं तो 16,200 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई, एवरेज आरओई है 11% का। डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है।
पी जो है वो 56 का है। 3 साल की सेल 14% से बढ़ी है, जो प्रॉफिट है वो 3% से बढ़ा है। प्रमोटर के पास 39% है, एफआईआई के पास 12% है, डीआईआई के पास 29% है और पब्लिक के पास 20% है। ऑल इन ऑल मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है बहुत ही शानदार कंपनी है, लेकिन मैं जो शानदार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सिर्फ इसके बिजनेस मॉडल की, इसकी इंजीनियरिंग की ताकत की और इसके मुरुगप्पा ग्रुप के हिसाब से कह रहा हूँ। जो इसके फाइनेंशियल हैं वो बिल्कुल भी इसके 56 के पी को सपोर्ट नहीं करते हैं। दूसरी बात ये, बहुत सारी इनकी कंपनीज में जो इन्होंने एक्वायर की उसमें प्रॉब्लम है। रशिया वाली कंपनी के बारे में तो मैंने आपको बताया ही कि वहाँ पर अमेरिका का सैंक्शन है, कब ये सैंक्शन हटेंगे और कब उसकी परफॉर्मेंस आएगी इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं इतना आपको विश्वास से कह सकता हूँ, ये जो कंपनी है अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के एक लोअर लेवल पे लेके और बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई लंबे दौर में या लॉन्ग टर्म में कोई आपको लॉस होने के चांसेस नहीं है। मेरी शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से वो टाइमिंग पूछें, आप उसका भाव पूछें कि किस भाव पर ये प्रॉपर रहेगा ये शेयर लेना। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ का जो जनरली जो पी होता है वो 25 से 30 के आसपास होता है। तो इस हिसाब से इस कंपनी पे आप नज़र रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें खरीदने और बेचने के मामले में। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।